इस कार्यक्रम में यूपीएससी और आरएएस की परीक्षा के संदर्भ में करंट अफेयर्स और जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती है। हमारा उद्देश्य किसी धर्म, जाति, स्थान, व्यक्ति को आहत करना नहीं है। हमारे विचार केवल शिक्षित समाज बनाने की दिशा में है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे एक विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर। हम लोग हालांकि समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी और आप जैसा सब लोग जानते थे कि नौलगढ़ रोड और कोचिंग एरिया पर भी कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। तो ये वक्त ऐसा है कि हम सबको एक बार संयम बरतने की आवश्यकता है, पर आप लोगों के प्यार ने हमें और मजबूती दी और एबी प्लस टीवी एक नए अवतार में, हालांकि वही सब कार्यक्रम वही चेहरे पर एक नए अवतार में फिर से शुरू है। तो हम लोगों ने एक नया स्टूडियो, एक दिन का ब्रेक आप लोगों से लिया था और घर के अंदर इस स्टूडियो को विकसित कर दिया है। अब कक्षाएं जारी रहेंगी, चाहे कर्फ्यू रहे चाहे कोरोना वायरस रहे। हालांकि कल के कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने कुछ शेड्यूल जारी किए थे। उस शेड्यूल के तहत हम लोगों को कुछ प्रोग्राम्स पहले से डिसाइडेड थे, उन्हीं को पढ़ने की आवश्यकता थी। तो जब हम उन प्रोग्राम की बात करेंगे तो उन प्रोग्राम में एक जो प्रमुख प्रोग्राम था वह नॉलेज कॉर्नर में शिमला समझौता। तो हम लोग शिमला समझौते की बात करेंगे, इस एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो हम लोगों को इस एग्रीमेंट पर विशेष चर्चा करना था और हम लोग इस मौके पर आज वापस इस कार्यक्रम को शुरू कर आगे की प्रक्रिया को हम लोग शुरू करते हैं। बात करता हूं शिमला समझौता की। तो ये समझौता जो है ये पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ, पर सबसे पहला मुद्दा ये है कि समझौता चर्चा में क्यों है। तो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद में जम्मू कश्मीर पर पूर्णतः नियंत्रण भारत का हो चुका है और भारत के पूर्णतः नियंत्रण के बाद में एक विशेष परिस्थिति ऐसी आ चुकी थी कि पाकिस्तान के द्वारा दुनिया के हर दरवाजे को खटखटाया गया था और हर दरवाजे से एक ही जवाब मिला था कि तुम दोनों का द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप जानकर अचंभित रहेंगे कि केवल राष्ट्र ही नहीं, यूएनओ के दरवाजे पर जब सुरक्षा परिषद के अंदर पाकिस्तान की तरफ से मसला उठाया गया तो भारत ने तो इस मसले पर रुचि तक नहीं दिखाई और यूएनओ समझ गया था भारत के इशारों को और यूएनओ ने भी घोषणा कर दी कि मामला भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, इसमें हस्तक्षेप करने की शक्ति हम लोगों की नहीं है। ऐसे में ऐसा क्यों कहा गया और सब जो आधार रखा गया वो शिमला समझौता 1972 को रखा गया, यानी कि वो यूएनओ हो, अमेरिका हो, यूरोपियन संघ हो या दुनिया के कोई भी राष्ट्र हो, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया और अनुच्छेद 370 को भारत का आंतरिक मुद्दा बताकर इस बात को हमेशा के लिए टाल दिया गया। इसके पीछे प्रमुख कारण जो था वो शिमला समझौता 1972 था। तो ये आपके प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में एक मेंस का बहुत बड़ा आधार है जो बहुत जरूरी है हमारे लिए धीरे धीरे, खास कर उस कश्मीर के मुद्दे पर जब हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस परिचर्चा में हम लोग ये जानेंगे कि क्या शिमला समझौता है, ऐसा क्यों ये इतने राष्ट्र मजबूर हो गए या इतने बड़े संघ मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। अब जब इस शिमला समझौता की बात करते हैं तो इस समझौते से पहले हम भारत पाकिस्तान संबंधों की बात करें तो संपूर्ण विश्व में कुछ संबंधों को हॉट रिलेशंस कहा जाता है, जिनके संबंध पूरे विश्व में विवाद के विषय हैं। खास कर पहला भारत पाकिस्तान का, दूसरा इजराइल फिलिस्तीन का, तीसरा चाइना जापान का और चौथा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का। पर इन चार में भी जिसके संबंध सबसे बुरे माने जाते हैं वो भारत पाकिस्तान के हैं, क्योंकि जब से दोनों राष्ट्रों का जन्म हुआ तब से विवाद ही रहे हैं। पर दोनों की प्रकृति में बहुत फर्क रहा है। भारत हमेशा एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। हर घटना के बाद लोग इसे हमारी कमजोरी मानते थे, चाहे मनमोहन सिंह की पहल हो, अटल बिहारी वाजपेयी की पहल हो, लेकिन हर बार हमें ऐसा कहा गया कि हम कमजोर हैं। हमारे अपने लोग हमें आलोचना करते थे, पर रणनीतिक तौर पर यह उचित नहीं है। हम कमजोर नहीं थे। हमारा जो प्रकृति है, हमारी जो विदेश नीति है वो हमेशा उदारवादी रही है। हम हमेशा एक नई शुरुआत करने पर विश्वास रखते हैं और हर बार सामने वाले को ही मौका देते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की प्रकृति हमारे अनुकूल नहीं है। पाकिस्तान हमेशा छल और कपट के माध्यम से ही इस भारत को चुनौती देता आया है। उस कश्मीर के मुद्दे को लेकर सन 1948 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हो, निरंतर वो हमसे युद्ध करता रहा। वो अलग बात है कि हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी और बुरे तरीके से हारा। पर जब इन युद्धों की बात करेंगे तो बहुत से महत्वपूर्ण युद्ध हमने लड़े हैं।
हर बार ऐसे परिस्थितियों में हम लड़े हैं जहां हम अनुकूल नहीं थे और उन परिस्थितियों में जीतना भी संभव नहीं था, पर फिर भी भारत अपने अदम्य साहस और सेना की वजह से जीत पाया। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है इस पूरे समीकरण की जब हम लोग बात करेंगे तो 1971 का जो युद्ध है वो चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि जो कश्मीर लेने आया था वो आधा पाकिस्तान खो गया, वो अपने आप में एक विषय है। और जब पाकिस्तान की बात करोगे तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान पाकिस्तान के दो टुकड़े थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। जब हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की बात करेंगे तो आज के नक्शों में इनको हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते हैं। तो 1971 के अंदर पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब के नेतृत्व में एक स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, मुक्ति वाहिनी के नाम से, और उस आंदोलन में बांग्ला भाषा आधारित लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, लोकतांत्रिक सरकार की मांग कर रहे थे, और वो जो सेना शासन था उसे समाप्त करवाना चाहते थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से दबाव बना, सेना के जनरल और सेना ने नरसंहार को बढ़ावा दिया, भारी मात्रा में मानवता का हनन हुआ। तब संपूर्ण विश्व में एक ऐसी महिला ने नेतृत्व किया जिसके अदम्य साहस को आज भी विश्व मानता है। और कारण ये भी है कि उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ा विश्व का सरेंडर यदि कहीं देखने को मिला तो वो केवल 1971 के युद्ध में था। शिमला समझौता समझने से पहले हमें ये पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है। जब हम लोग बात करेंगे भारत पाकिस्तान के युद्ध की, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो ऐतिहासिक पल है जब पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को भारत सरकार ने सरेंडर कर लिया था। इंदिरा गांधी ने संपूर्ण विश्व से पहल की थी और उन्होंने मांग की थी कि मानवता के हनन को रोका जाए, पर विश्व ने गौर नहीं किया और मजबूरन फिर इंदिरा गांधी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो संपूर्ण विश्व में चर्चा का विषय रहा। इंदिरा गांधी ने 1971 का युद्ध एक तरफा थोप दिया और पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी BSF और सेना उतार दी गई। जब सेना उतारी गई तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें और हम युद्ध करने को तैयार हैं। युद्ध बढ़ता गया, लेकिन हमारे देश के जवानों ने चंद सेकंडों में ही उनके 92,000 सैनिकों को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। और इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान हमेशा से, जैसा आप देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे ऐतिहासिक सरेंडर था। 92,000 से अधिक सैनिक पाकिस्तान के हमारे कब्जे में थे। परसेंटेज के आधार पर आंकड़ा बताऊं तो उस समय की पाकिस्तान की 40% सेना हमारे कब्जे में थी। हम चाहते तो ब्लैकमेल कर कर कुछ भी कर सकते थे। हम चाहते तो उस दिन कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उस पर पाकिस्तान को झुका सकते थे, क्योंकि किसी राष्ट्र की 40% सेना आपके कब्जे में हो, 60% से अधिक नौसेना और वायुसेना समाप्त हो चुकी हो, उस राष्ट्र का इतिहास हमेशा के लिए मिट चुका होगा। पर जब हम लोग बात करेंगे इस समझौते की, तो इस समझौते में गंभीर मुद्दा सामने आया। हमने 92,000 सैनिकों को छोड़ने से पहले उनसे कुछ समझौते करने की बात कही और पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम बांग्लादेश दिया गया, उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। उस घटना के बाद में ऐसा माना जा रहा था कि भारत कुछ आक्रामक फैसला लेगा, पर भारत की प्रकृति ऐसी नहीं है, भारत की विदेश नीति ऐसी नहीं है। हमेशा हम उदारवादी रहे हैं और इसी का परिचय हमने फिर से दिया। सन 1971 के युद्ध समाप्त होने के बाद में 1972 में चर्चाएं शुरू हुई और उन चर्चाओं के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे सामने आ रहा था कि क्या हम इन 92,000 सैनिकों को छोड़ेंगे, किस कीमत पर छोड़ेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से जो उनके राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो थे, जिनके सामने एक बड़ा गंभीर संकट था, जिन्होंने यहां तक नारे दिए थे कि पाकिस्तान की जनता चाहे घास या फूस खाएगी लेकिन भारत से युद्ध कभी बंद नहीं करेगी। वो अलग बात है कि एक दूसरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा और आप देखकर अचंभित रह जाएंगे। यही वो हैं जो कह रहे थे कि हम लोग घास या फूस खाते रहेंगे पर हम सरेंडर नहीं करेंगे, और आपके सामने है। बहुत बुरे तरीके से इनको सरेंडर करना पड़ा, पर भारत ने फिर भी इस निर्णय पर भी बहुत संयम से निर्णय बरता। और जो भारत के लिए समझौता जो है, कुछ लोग कहते हैं कि नाकामी थी, पर अगर हमें तत्कालीन मुद्दे समाधान करने थे तो हो सकता है इंदिरा गांधी मांग सकती थी कि कश्मीर के मुद्दे पर इस तरीके का निर्णय होगा। पर इंदिरा गांधी ने एक दूरगामी सोच रखी पाकिस्तान की प्रकृति के अनुसार, और आज वही दूरगामी सोच काम कर रही है कि सन 2019 के अंदर भी पाकिस्तान चाहकर भी यूएनओ का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का या विश्व की किसी भी संस्था के दरवाजे को खटखटा नहीं सकता है कश्मीर के मुद्दे पर। और सारी दुनिया एक तरफा कह रही है कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और यदि आपको एतराज है तो आप द्विपक्षीय वार्ता करो। तो क्या है ये शिमला समझौता, आज इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब हम लोग शिमला समझौता की बात करते हैं तो ये समझौता जो है ये 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर हुआ था। 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर हुआ
और ये जो समझौता है ये भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं कि ये समझौता भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, पर ये उचित नहीं है। बांग्लादेश तो तब तक आजाद हो चुका था। दिसंबर 1971 में युद्ध खत्म हो गया और खत्म होने के बाद में जनवरी 1972 में घोषणा कर दी गई थी कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा। पर यह समझौता केवल भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, क्योंकि यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ। 2 जुलाई 1972 को भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार भुट्टो, जो उनके राष्ट्रपति थे, जुल्फिकार भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ इस समझौते में आते हैं और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता कर जाते हैं। इस समझौते के तहत भारत ने किसी तरीके की कोई शर्त नहीं रखी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में लोग कहते हैं कि हमने उनको झुकाया, हमने कोई शर्त नहीं रखी। भारत की तरफ से 2 टूक जवाब दिए गए कि हम 92,000 सैनिक जो आपके युद्ध बंदी हैं इनको छोड़ देंगे, और जो 5400 वर्ग मीटर आपकी जो जमीन है जो हमारे कब्जे में, हम इसको भी छोड़ देंगे। पर कुछ सुझाव हम आपसे चाहते हैं कि दोनों राष्ट्रों के बीच में संबंध हमेशा दोस्ती के बने रहें, और ये पहल हम लोग कर दें। इसके लिए हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि आपको इस शिमला समझौता के तहत पहली एक चीज जो स्वीकार करनी होगी वो ये है कि आज से भारत और पाकिस्तान के जितने भी प्रमुख विवाद हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और यही वो लाइन है जिसकी वजह से 370 के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं कर पाई दुनिया का कोई भी राष्ट्र, कि आज से भारत पाकिस्तान के जितने भी प्रमुख विवाद हैं वह विवाद जो होंगे वो द्विपक्षीय होंगे, बाइलेटरल होंगे। इन विवादों में दुनिया का कोई भी अन्य राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा और दुनिया की कोई भी अन्य संस्था हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। ये संबंध जो भारत पाकिस्तान के हैं ये हमेशा द्विपक्षीय रहेंगे, और यदि आपत्ति इंडिया को है तो पाकिस्तान से बात करेगा, पाकिस्तान को है तो इंडिया से बात करेगा। ना तो विश्व की कोई संस्था, ना ही विश्व का कोई तीसरा राष्ट्र इस मुद्दे पर मध्यस्थता कर सकता है। मैं आपका ध्यान करंट के टॉपिक पर फिर खींचना चाहूंगा कि जैसे ये घटना 370 हटाया जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कहता है कि भारत की तरफ से अपील की गई है कि वह कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप करें। तब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरी संसद में और बाकायदा आधिकारिक तौर पर यह भाषण दिया कि यह बिल्कुल अनुचित है, भारत कभी भी मदद नहीं मांगेगा पाकिस्तान से या किसी अमेरिका से, क्योंकि यह मुद्दा हमारा अपना है, और यदि पाकिस्तान को ऐतराज है तो शिमला समझौता 1972 के तहत आपको केवल द्विपक्षीय स्तर पर इस मुद्दे पर बात करने की क्या है आवश्यकता। केवल इतना ही नहीं, इस समझौते में कुछ और चीजें की गई, और इस समझौते को हम जब इन और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा कि वास्तविक इस पॉइंट का महत्व क्या था। अगली चीज की जब हम लोग बात करते हैं इन 3 चीजों के अलावा, कि एक तो ये समझौता जो है ये 2 जुलाई 1972 को हुआ, भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भारत पाकिस्तान के जो संबंध है वो हमेशा द्विपक्षीय रहेंगे। इन संबंधों में उत्पन्न कोई भी विवाद जो होगा वो द्विपक्षीय होगा, ना तो किसी तीसरे राष्ट्र की या संस्था की मध्यस्थता स्वीकार की जाएगी, यानी वो हमारे बीच में मेडिएशन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे 1960 में मैंने आपको एक सिंधु जल संधि बताई थी जो विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, तो भविष्य में ऐसा नहीं होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे के यहां शांति कायम करने की पहल करेंगे, यानी एक दूसरे की यहां सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देंगे। यदि सुरक्षा और शांति को बढ़ावा भी नहीं दे सकते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से वादा करेंगे कि कभी भी एक दूसरे की सुरक्षा और शांति को खतरा नहीं पहुंचाएंगे, यानी उनकी जमीन का प्रयोग, उनके संसाधनों का प्रयोग कभी भी एक दूसरे की शांति और सुरक्षा को खतरे में पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों राष्ट्र पुनः व्यापार शुरू करेंगे ताकि इस 1972 के शिमला समझौता को हम एक प्रमुख आधार रख सके शांति का, कि आज के बाद हम सारे पुराने इतिहास युद्ध सब को भूल जाएंगे। और भारत अपनी तरफ से एक पहल कर रहा है, वो पहल ये है कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें दोनों राष्ट्रों के बीच में व्यापार चाहिए। हम दोनों राष्ट्रों के बीच में परिवहन प्रणाली को शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ लोगों का आवागमन करने देंगे। इस प्रणाली के बाद में जितनी अंतर्राष्ट्रीय
उड़ान है, समुद्री मार्ग है, जो थल मार्ग है, इनको हम पुनः शुरू रखेंगे और इस युद्ध का कोई प्रभाव इन संबंधों पर हम नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों राष्ट्र एक दूसरे से मजबूती में काम करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की छवि को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या किसी दूसरे मंच पर खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि एक दूसरे के किसी मुद्दे पर आपत्ति है तो एक दूसरे से बात करेंगे। हालांकि इस समझौते का एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इस समझौते के तहत कभी भी हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ना तो इंडिया किसी पाकिस्तान के आंतरिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करेगा और ना ही पाकिस्तान जो है वो इंडिया के आंतरिक मुद्दों पर क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। क्लियर है? इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां हम लोगों ने एक दूसरे के साथ वादा की, वो यह है कि इस समझौते के बाद में कभी भी एक तरफा किसी भी मामले में फैसला नहीं होगा। यानी अगर 370 का मुद्दा दोनों के बीच में, अगर कश्मीर का मुद्दा विवाद का विषय है, तो उस कश्मीर के मुद्दे पर अगर दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है या कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, तो दोनों एक तरफा कभी भी इस मुद्दे का समाधान नहीं करेंगे। तो इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो हैं वो एक दूसरे के साथ साझा किए गए और इस समझौते के तहत ये निर्णय लिए गए। इसके अलावा तो सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय यहां पर हुआ कि जितने भी दोनों राष्ट्र हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इस युद्ध समाप्ति के बाद में जो सेना है वो 1971 के इस युद्ध समाप्ति के बाद में शिमला समझौता जैसे हस्ताक्षर हो गया, अपनी पूरी सेना को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रिस्टोर कर लेंगे। रिस्टोर का मतलब है ना तो भारत की सेना किसी बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप करेगी, ना ही पाकिस्तान यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान था और 71 के बाद में केवल पाकिस्तान बच गया तो उसके अंदर हस्तक्षेप करेंगे। दोनों एक दूसरे की सेना को रिस्टोर कर लेंगे और जिस सेना जहां ये तैनात होगी इसको हम लोग LOC कहते हैं। LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। जब इसकी बात करूंगा तो आपके सामने इस नक्शे में एक चीज दिख रही होगी कि जब हम लोग बात करते हैं, आपने एक लाइन सुनी होगी रेड क्लिफ लाइन, जो गुजरात से शुरू होती है और गुजरात से लेकर इस नक्शे में आप देख रहे होंगे जो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से तक जाती है, राजस्थान पंजाब शामिल कर इसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पूरी भारत पाकिस्तान की लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, तो वो एग्जैक्ट नहीं है। केवल जम्मू कश्मीर के इस वाले पॉइंट पर अगर आप देख रहे होंगे तो इस वाले पॉइंट तक अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे इस पूरे समीकरण की, तो ये जो यहां से पॉइंट शुरू हो जाता है, इस वाली लाइन को, ये जो रेड डॉटेड आपको दिख रही है, इसको जो हम लोग कहते हैं वो है LOC। इसको हम लोग कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। तो इस LOC की बात की गई क्योंकि रेड क्लिफ लाइन पर तो दोनों राष्ट्रों के बीच में कोई विवाद नहीं है। ऐसे में ये जो नियंत्रण रेखा है, ये जो LOC है, इस पर दोनों राष्ट्र अपनी सेना को रिस्टोर कर लेंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ चला जाएगा, भारत अपनी तरफ चला जाएगा और सब इस सीमा रेखा, ये जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसका सम्मान करेंगे, कभी भी इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक रेखा मैंने आपको सियाचिन के मुद्दे पर बताई थी जो यहां से शुरू होती है, इसको 110 किलोमीटर की रेखा कहते हैं। यह है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। इस पर भी कोई विवाद हमारी तरफ से नहीं है, पर उनको है, इसलिए हम इसको वर्तमान में AGPL कहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। लेकिन ये जो LOC है ये विवाद का विषय है तब तक जब तक इसका समाधान नहीं होता। दोनों एक दूसरे की सेना को इस रेखा के इस पार रखेंगे और एक दूसरे से सुनिश्चित करेंगे कि इस युद्ध के बाद में ये सेना उसी सीमा बाउंड्री में रहेगी, उसके बाहर नहीं निकलेगी। तो ये महत्वपूर्ण समझौते जो हैं इसके साथ किए गए। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो अपनी प्रकृति से बाज नहीं आ सकता था और यही घटना फिर से हुई। हमने ये जो शिमला समझौता जैसा आपने सुना होगा, इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि केवल हमने दिया है, लिया कुछ भी नहीं है, और ये उचित भी है। आप जानकर अफसोस करेंगे कि केवल 54 सैनिक भारत के ऐसे थे जो उस दौरान युद्धबंदी बन गए थे पाकिस्तान के, वो आज तक नहीं लौटे हैं, आज तक हम उनको नहीं ला पाए हैं। और ये हमारी कमजोरी कह दो या अधिक उदारवादी होना कह दो, हमने उनके 92,000 सैनिक इस शिमला समझौता के तहत वादे कर 1973 में एक समझौता किया था, दिल्ली समझौता, उसके तहत उनको रिहा कर दिया। लेकिन हमने सिर्फ उदारवादी नीति अपनाई, एक नया अध्याय शुरू किया कि सब पीछे की कहानी को छोड़कर हम लोग एक नया शुरू कर देते हैं।
जो सरकार के आलोचक हैं या जो बड़े विशेषज्ञ हैं वो ये भी मानते हैं कि इंदिरा गांधी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ डैमेज कंट्रोल करने का तात्पर्य क्या है कि एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरना चाहते थे, अर्थात दो पाकिस्तान मिलकर कश्मीर को लेना चाहते थे। पर जो कश्मीर लेने आए थे उनको गलती से आधा पाकिस्तान हमको देकर जाना पड़ा। इसी कारण से हमने इस बांग्लादेश को हमारे अधीन स्वीकार नहीं किया, हमने स्वतंत्र रखा, कोई शर्त उन पर नहीं थोपी। केवल एक मानवता के नाते उनके लिए हमने युद्ध लड़ा, उसको आजाद करवाया और शेख मुजीब के हाथों में इसको सौंप दिया कि आज से तुम यहाँ के लोकतांत्रिक राष्ट्रपति रहोगे, अब बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा। पर इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राजनीति और इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव है। केवल मुद्दा अब कश्मीर का नहीं होगा। इंदिरा गांधी जानती थी कि इस जख्म के बाद में पाकिस्तान अधिक आक्रामक हो सकता है जो भारत के हितों को प्रभावित करेगा, क्योंकि युद्ध करना हमारे हित में नहीं है। इसलिए ये जो शिमला समझौता था एक डैमेज कंट्रोल भी था, एक तरीके से भारत की तरफ से ये पहल भी की गई थी कि हम लोग चाहते थे कि उस राष्ट्र के साथ कुछ ऐसे समझौते किए जाएं जिससे पुनः एक नए अध्याय की शुरुआत हो। और आप जानकर अचंभित रहेंगे, केवल 6 महीने लगे इस राष्ट्र को अपनी एक बेहतरीन नीति बनाने में, और 2 जुलाई 1972 को हम एक बेहतरीन डैमेज कंट्रोल की नीति, एक नई उदारवादी नीति लेकर आए जिसका नाम है शिमला समझौता। लोग कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं मिला, हमें बहुत कुछ मिला। एक संपूर्ण विश्व के सामने हमने छवि सकारात्मक दृष्टिकोण की अपना ली, क्योंकि इस एग्रीमेंट में सब कुछ ऐसा दिख रहा है कि हमने पाकिस्तान को दिया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि इस एग्रीमेंट के बाद में ये सुनिश्चित हो गया कि भारत पाकिस्तान के जितने भी मुद्दे होंगे वो अब द्विपक्षीय होंगे, उन मुद्दों में किसी तरीके का कोई भी विवाद नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन पाकिस्तान वही अपनी प्रकृति के अनुकूल रहा, छल कपट की राजनीति जारी रखी। हालांकि इस 71 के युद्ध के बाद और इस जख्म के बाद वो ये स्वीकार कर चुका था कि प्रत्यक्ष युद्ध में तो भारत से नहीं जीत पाएगा। लेकिन जैसे ही 92,000 सैनिक उनके कब्जे से उनके पास आ गए, पाकिस्तान के पास चले गए, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से इस शिमला समझौता का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से भारत की तरफ से फिर एक पहल की गई, और उस पहल की जब मैं बात करूंगा तो भारत सरकार की तरफ से एक लाहौर एग्रीमेंट किया गया। हालांकि इसको लाहौर डिक्लेरेशन कह देते हैं, एग्रीमेंट के साथ साथ डिक्लेरेशन कह देते हैं। तो जो लाहौर एग्रीमेंट है वो सन 1999 में हस्ताक्षर हुआ था। इसको मैं आज यहाँ थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कि जैसा शिमला समझौता हमने पढ़ा है, उस शिमला समझौता की पालना पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई थी। तब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 फरवरी 1999 को एक बस सेवा शुरू की जो दिल्ली से लाहौर के बीच में चलेगी, जिसको हम लोगों ने एक नया नाम दिया था, सदाए सरहद के नाम से नाम दिया गया। तो 20 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा शुरू की गई। अटल बिहारी वाजपेयी एक 22 सदस्यीय शिष्टाचार समिति को सदस्यों को लेकर खुद इस बस के साथ ही पाकिस्तान के अंदर प्रवेश किए। पाकिस्तान के जो उनके काउंटर पार्ट थे वो थे पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के साथ ये समझौता हुआ, और इस समझौते में फिर से दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे को कुछ चीजों को साझा करने की बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि रिश्तों में दोस्ती का विकल्प है, यानी किसी भी दोस्त के साथ संबंध रखना है या नहीं रखना है यह आपकी और मेरी इच्छा शक्ति है, पर कभी भी पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ को भी चेताया और भारत की तरफ से एक और कदम रखा कि जो शिमला समझौता का जो प्रमुख आधार था, जो थीम था, जिस उद्देश्य के लिए दोनों राष्ट्र के अध्यक्ष मिले थे, वो उद्देश्य आज भी पूरा नहीं हुआ है। आपने केवल अपना अर्थ देखा, मतलब निकाला, आधी सेना वापस ले ली और उसके बाद वापस उन्हीं घटनाओं में मिल चुके हो। ऐसे में पुनः जरूरी है कि इस लाहौर समझौते को तुम स्वीकार करो, और उस समझौते के तहत हम फिर घोषणा करते हैं कि भारत पाकिस्तान के जितने मुद्दे हैं उनको द्विपक्षीय स्तर पर एक दूसरे के साथ मिलकर उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस तरीके के विवाद पुनः एक दूसरे के साथ उत्पन्न ना हो। क्लियर है? तो इस तरीके का ये लाहौर एग्रीमेंट था जो 21 फरवरी को, 20 फरवरी को तो ये गए थे, 21 फरवरी 1999 को ये हस्ताक्षर हुआ और शिमला समझौता का एक कदम और आगे बढ़ाया गया। पर पाकिस्तान की तरफ से ये हमेशा होता गया, कभी भी पहल भारत की तरफ से हमेशा होता गया, कभी भी पहल पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई। तो आज के इस मुद्दे पर जब हम लोग प्री के क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत
उपयोगी है। यदि आपने अच्छे से इसको सुना है तो यह आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि शिमला समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी जो स्टोरी मैंने आपको बताई उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य, इस पर आपको चर्चा करनी है। यह समझौता 1972 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच हुआ। दूसरा पॉइंट है, भारत पाकिस्तान के विवाद में यूएनओ को छोड़कर अन्य कोई भी संस्था या सदस्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। और तीसरा, ये दोस्ती को आगे बढ़ाने की एक पहल थी। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर है। जवाब की उम्मीद करता हूं कौन कितना जल्दी भेजेगा और फिर हम इसके समाधान को यहीं सुनिश्चित करते हैं। चलिए, जिंदा होने का परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अधिकतर लोग डी लिख रहे हैं पर एक मनीषा ए लिखा है ना। चलिए, दीपिका सी, दीपिका सदमे में है शायद, मनीषा भी सदमे में है। चलिए, जो इसका सही जवाब है वो जो है डी, केवल 3। अभी अभी इसी चीज पर मैंने फोकस किया था कि जब हम लोग बात करेंगे इन चीजों की, तो मैंने आपको कहा था कि शिमला समझौता जो है 1972 का, ये कभी भी भारत पाकिस्तान को छोड़कर किसी के साथ नहीं हुआ। ये जो बांग्लादेश है ये तो पहले से ही आजाद हो चुका था। इस समझौते के तहत तो पाकिस्तान से पहले ही हम ये स्वीकार करवा चुके थे उस सरेंडर के समझौते पर कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वो एक अलग बात है कि इस समझौते में भी हमने लाइन लिखवाई थी कि जो पाकिस्तान का बांग्लादेश राष्ट्र है वो अब उसका हिस्सा नहीं रहेगा, वो एक अलग राष्ट्र है। पर जब हम लोग इस पहलू पर बात करेंगे तो शिमला समझौता में हमने ये बात नहीं कही थी कि जो भारत पाकिस्तान है केवल इसी के बीच में समझौता हुआ था, न कि बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ था। दूसरा, भारत पाकिस्तान के विवाद में यूएनओ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। द्विपक्षीय मामले में शिमला समझौता के बाद में यूएनओ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है कि यूएनओ का खुद का कानून है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कि जब दो राष्ट्र द्विपक्षीय स्तर पर समाधान करने की कोशिश कर रहे हो तो उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और तीसरा, ये बिल्कुल सही है, ये दोस्ती को आगे बढ़ाने की पहल भारत की तरफ से की गई थी। एक आधार इस तरीके का रखा गया था। एक मेंस का सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है कि शिमला समझौता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीतिक ताकत को मजबूत करता है। ठीक है, इस पर चर्चा करनी है आपको। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है तो मैं आपको बता देता हूं कि शिमला समझौता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीतिक ताकत को मजबूत करता है। कि ये समझौता केवल द्विपक्षीय स्तर का ही नहीं है, ये भारत की जो स्थिति है उसको भी अत्यधिक मजबूत करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें एक बढ़त दिलाता है अन्य की तुलना में, तो उस बढ़त का हम लोगों को लाभ लेना चाहिए। इस पर आपको अपने कुछ पॉइंट्स लिखकर भेजने हैं। कल मैं इस पर चर्चा करूंगा आखिरी क्लास के बाद में, ताकि इन चीजों को हम और बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सके। एक रिव्यू में आप लोगों से चाहता हूं, जितने भी लोग क्लास घर बैठकर ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, कि क्लास हैंग हुई या कंटिन्यू सही चल रही है पहले की तरह। यदि सही चल रही है तो मुझे लगता है कि हमारा अभियान सफल हो गया है, और यदि क्लास रुकी है बीच में तो मुझे बताएं कि हम इसमें कोई और संशोधन करें, क्योंकि आज एक नई जगह से नए सिस्टम के माध्यम से इसको लाइव किया गया है। ऐसे में अगर कोई दिक्कत आई है तो मेरे साथ साझा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अभी पॉलिटी की क्लास में फिर मिलेंगे। हालांकि पॉलिटी की क्लास का टाइम 5:15 रहेगा। ठीक है, तो 5:15 पर हम पॉलिटी की क्लास में मिलेंगे। आप सब लोग उस समय उपस्थित रहें। चलिए, थैंक यू।